शुरू करने वाला हूँ यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो है इसमें आप लोग पढ़ोगे हाउ टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम्स एंड हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप इन द बीम। कोई भी बीम पे हम लोग डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे और स्लोप कितना होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ द एनी काइंड ऑफ लोड प्रेजेंट ओवर द बीम। एंड नेक्स्ट हाफ में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दी थीन वॉल्ड प्रेशर वेसल। जो भी प्रेशर वेसल है उनके थीन वॉल्ड एंड थिक वॉल्ड दो होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे थीन वॉल्ड प्रेशर वेसल के बारे में। तो लेक्चर नंबर 1 में शुरू करने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा, देखिए पहला है इंट्रोडक्शन। सो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट we know that axis of the beam deflect from its initial position under the action of applied forces। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी एक बीम है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, कोई भी एक स्ट्रेट बीम है, तो ये इनिशियल पोजीशन पे है, लेकिन मान लीजिए जैसे ये एक फिक्स सपोर्ट है लेकिन यहां पे एक लोड लगा कर रखा है। ये लोड के कारण क्या होगा, ये जो बीम है इसमें ये ऐसे आएगा, उसके बाद यहां पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट होने के बाद ये जितने भी डिफ्लेक्ट हुआ बीम ओरिजिनल पोजीशन से, जैसे ये हो गया इनका ओरिजिनल पोजीशन, इसके बाद यहां से जाके ये शेप बन गया, ये हो गया आपका इलास्टिक कर्व। तो जो भी डिफ्लेक्शन हुआ है, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है डिफ्लेक्शन। सिमिलरली जो थीटा होता है, थीटा का मतलब स्लोप होता है, तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है कोई भी बीम पे, कोई भी पॉइंट पे। जैसे ये एक बीम हो गया जिसके ये इलास्टिक कर्व हो गया। अब इलास्टिक कर्व में अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आपका बन गया थीटा वैल्यू। थीटा जो है वो मतलब कोई भी टेंजेंट के साथ जो इलास्टिक कर्व के एंगल बना है, कितने डिग्री एंगल में वो बेंड हुए हैं इलास्टिक कर्व, उसी को हम लोग बोलेंगे थीटा या स्लोप। स्लोप फॉर द बीम एज वेल एज द डिफ्लेक्शन फॉर द बीम। उसके बाद कुछ बताया गया है कि देयर आर वेरियस साइन कन्वेंशंस। जैसे कुछ बुक्स में कहा जाता है कि अपवर्ड जो, जैसे हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या मानते हैं, ऊपर हम लोग जनरली वाई एक्सिस में पॉजिटिव मानते हैं, नीचे हम लोग वाई एक्सिस में निगेटिव मानते हैं। तो सिमिलरली क्या होता है, कुछ बुक्स में इन्होंने जो डिफ्लेक्शन अगर ऊपर होगा, जैसे अगर बीम के डिफ्लेक्शन ऊपर हो जाता है तो वो पॉजिटिव मानेगा, और कुछ बुक्स में ऐसे है कि बीम अगर नीचे जाता है तो निगेटिव मानेगा। मतलब फाइनली मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर कुछ बुक्स में ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं तो फाइनली नीचे वाला डायरेक्शन निगेटिव मानेगा, और इन द सेम वे वाइस वर्सा। मतलब कुछ बुक्स में ऐसा होगा कि नीचे वाला पॉजिटिव मानेगा तो ऊपर वाला डायरेक्शन निगेटिव मानेगा। मतलब यही है कि अगर ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, या तो नीचे अगर पॉजिटिव तो ऊपर निगेटिव। तो ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन फॉर द डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम लोग के पास एक खास फॉर्मूला है, ये है आपका ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट। ई आई का मतलब क्या है, ई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई इज द डिफ्लेक्शन इन द एनी बीम, और एम का मतलब है मोमेंट एट एक्स सेक्शन। अब देखिए मैं इसका आपको कैसे आप लोग याद रखोगे, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। ई का यूनिट क्या है, यूनिट वाइज हम लोग देखते हैं। ई का यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ई का यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि यंग्स मॉडुलस है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, सो स्ट्रेस की यूनिट हो गया, क्योंकि स्ट्रेन का यूनिट नहीं है तो यंग्स मॉडुलस के यूनिट मैंने लिख दिया। अब मैं आई की यूनिट लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा इनटू आई। आई की यूनिट क्या होता है, mm टू दी पावर 4 होता है। उसके बाद यहां पे है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब ऊपर वाई की, ऊपर वाई है mm बाई नीचे क्या है वाई एक्स स्क्वायर है, मतलब वाई नीचे हम लोग का हो गया स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं
तो हम लोगों का क्या बनेगा, हम लोगों का बन जाएगा mm² और mm² मिला के mm4 हो गया, ये mm4 हो गया, फिर न्यूटन और mm बच गया, मतलब न्यूटन mm। ये न्यूटन mm किसका यूनिट होता है, न्यूटन mm यूनिट होता है मोमेंट का, जो कि यहां पे दिया गया है, द मोमेंट, द यूनिट ऑफ द मोमेंट। तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला आपको यूनिट वाइज याद रखना है, अगर जिन जिन का याद नहीं होते। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मेन हम लोग के फॉर्मूला है, दैट इज EI इंटू d² y/dx² इज इक्वल टू द मोमेंट। ये है आपका फॉर्मूला, इसका डिराइवेशन नहीं है आप लोग का सिलेबस में, इसको बस याद रखना है और इसी के थ्रू हमें न्यूमेरिकल्स प्रोसीड करना है, क्योंकि ये एक ऐसा एकमात्र फॉर्मूला है जिससे आपको फाइंड आउट करना है हाउ टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन एंड द स्लोप बाय द हेल्प ऑफ द मैक्सवेल्स थ्योरम एज वेल एज, मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, बाय द मैक्सवेल नहीं सॉरी बाय द मैकलिस इंटीग्रेशन मेथड एज वेल एज डबल इंटीग्रेशन मेथड। दो मेथड है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस यही है कि विद द यूज ऑफ सिंगुलरिटी फंक्शन है और दूसरे में विद द यूज ऑफ सिंगुलरिटी फंक्शन है, विदाउट एंड विद। तो ये जो डबल इंटीग्रेशन मेथड है और मैकलिस मेथड है, ये दोनों मेथड का मेन जो फॉर्मूला डिराइवेशन होते हैं, कहां से हमें करना है, ये मेन फॉर्मूला से करना है। उसके बाद अभी कहा गया है कि नेक्स्ट वाई टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हमें क्यों फाइंड आउट करना है, देखिए कोई भी जितने भी बीम अगर देखा जाए घरों में जितने भी बीम देखा जाए, होता क्या है, कंक्रीट का बना रहता है। तो कंक्रीट इज द वन काइंड ऑफ ब्रिटल मटेरियल, क्योंकि क्या हो सकता है अचानक से फेल होकर घर के जितने भी बीम्स वगैरह है वो मतलब टूट सकता है और बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। कोलैप्स हो गया तो क्या होगा, आदमी जितने भी नीचे मतलब जितने भी इनहेबिटेंट्स जितने भी है, जितने भी पर्सन रह रहा है घर के अंदर, वो मर जाएगा। तो सीधा सा बात है, उसको सेफ्टी रखने के लिए हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा कितना होगा, ताकि पहले ही हम लोग कैलकुलेट कर ले कि इतना लोड लगने में इतना डिफ्लेक्शन होगा, ताकि हम लोग डिजाइनिंग अच्छी तरह कर पाए। तो मेन पर्पस है, हम लोग का मेन फोकस रखना है कि हम लोग डिजाइनिंग कैसे करेंगे, क्योंकि डिजाइनिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कितना लोड लगना होगा, कितना मैक्सिमम लोड बियर कर सकता है, कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, सब चीजें को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मेन पर्पस देखिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द क्रैकिंग, मतलब क्रैकिंग जैसे क्या होगा, अगर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस ज्यादा होगा तो क्रैक्स प्रोड्यूस होगा, तो क्रैक्स ताकि प्रोड्यूस ना हो उसी के लिए हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या है, टू मेक द स्ट्रक्चर नॉट डिफ्लेक्ट सेवरली एंड टू अपीयर सेफ फॉर इट्स ऑक्यूपेंट्स, मतलब जितने भी घर के अंदर रहने वाला आदमी है उन्हों के लिए, ताकि ये स्ट्रक्चर सेफ रहे और ज्यादा डिफ्लेक्ट ना हो, ताकि घर ना टूटे अचानक से, ताकि डिस्ट्रक्शन ना हो। तो इसके लिए हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। एक तो होगा क्रैकिंग के लिए फाइंड आउट करना है, दूसरा सेफ्टी के लिए फाइंड आउट करना है, और तीसरा क्या है, टू हेल्प एनालाइजिंग स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स होता क्या है, देखिए स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स आर दोज स्ट्रक्चर्स वेयर वी कैनॉट फाइंड आउट वी कैनॉट सॉल्व द रिएक्शंस। जितने भी रिएक्शंस होते हैं बीम में, वो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते by the help of the static equilibrium equations। equilibrium equations कौन सा है, summation of horizontal is equal to 0, summation of moment is equal to 0 and summation of vertical forces is equal to 0। ये तीन इक्वेशन से अगर मैं कोई भी बीम का रिएक्शंस नहीं फाइंड आउट कर सकता हूं तो वो हो गया आपका स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। अगर फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो हो गया आपका स्टैटिकली डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इंफॉर्मेशन ऑन नेक्स्ट, इसके लिए फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन ऑन डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक मेंबर, कि डिफॉर्मेशन कैसे होगा कोई भी मेंबर, स्पेशली कहां पे हम लोग यूज करते हैं डिफॉर्मेशन को, वाइब्रेशन जब हम लोग पढ़ेंगे मशीन वाइब्रेशंस, तब हमें डिफॉर्मेशंस या डिफ्लेक्शंस की जरूरत पड़ेगा, जिसके लिए हमें डिफ्लेक्शंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमें चाहिए।
उसके बाद बहुत सारा मेथड्स के बारे में कहा गया है कि कौन कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिफ्लेक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे पहला हो गया डबल इंटीग्रेशन मेथड, लेकिन विदाउट द यूज ऑफ सिंगुलरिटी फंक्शन। दूसरा हो गया मैकलिस मेथड। तीसरा हो गया मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड अभी आप लोगों के जो सिलेबस है इसमें सिर्फ दो ही मेथड है, एक हो गया मोमेंट एरिया मेथड एंड एक हो गया डबल इंटीग्रेशन मेथड। बाकी जितने भी मेथड्स है, जैसे ये आप लोग का सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन नहीं है, कॉन्जुगेट बीम मेथड नहीं है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैस्टिग्लियानस थ्योरम नहीं है, वर्क एनर्जी मेथड नहीं है, ये सारा मेथड्स नहीं है। अब मैं बताऊंगा इतने मेथड से आप लोग डिफ्लेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी बीम पे। अब हमें यह देखना है कि डिफ्लेक्शंस के जितने भी मेथड्स है, मेथड्स टू फाइंड आउट डिफ्लेक्शंस, डबल इंटीग्रेशन मेथड ये एकमात्र मेथड है, डबल इंटीग्रेशन मेथड। उसके बाद ज्योमेट्रिकल मेथड्स में दो चीजें आता है, एक है मोमेंट एरिया मेथड, एक है कॉन्जुगेट बीम मेथड। एनर्जी मेथड्स में दो मेथड आते हैं, फिर से कैस्टिग्लियानस थ्योरम एंड वर्चुअल वर्क मेथड। तो इस तरीके से मुझे मतलब जितने भी डिफ्लेक्शंस है ये डिवाइडेड होकर रखा है कि कौन सा क्या क्या मेथड्स है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी डबल इंटीग्रेशन मेथड है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है और रिलेशनशिप्स कैसा है, लोड का रिलेशनशिप क्या है, डिफ्लेक्शंस की रिलेशनशिप क्या है। ओके, थैंक यू।